सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन के साथ, जिसमें हम कई महत्वपूर्ण खबरों पर, जो दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तमिलनाडु में आयकर विभाग 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। डीएमके पार्टी से मंत्री सेंथिल बालाजी सहित कई चर्चित लोगों के यहां जारी है सर्च ऑपरेशन। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में जारी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक का आज दूसरा दिन। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र के विषय पर मंथन जारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति सुनिश्चित करने पर है जोर। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया नई दिल्ली में इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का भी करेंगे शुभारंभ। सुप्रीम कोर्ट में आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। पिछले साल 30 जून से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन जेल में है बंद। पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में चीन की झांग यी को कड़े संघर्ष में हराने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची। सिंधु ने मुकाबले को 3 गेम में 21-16, 13-21, 22-20 से अपने नाम करके अंतिम 4 में किया प्रवेश। आईपीएल में आज होगा दूसरा क्वालिफायर मुकाबला। गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना होगा आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस से। विजेता टीम का सामना फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज तैराकी और निशानेबाजी में पदक होंगे दांव पर। टेबल टेनिस, मल्लखंभ, बास्केटबॉल और हॉकी की भी होंगी स्पर्धाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आयकर विभाग तमिलनाडु में 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। इनकम टैक्स के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और डीएमके पार्टी से सेंथिल बालाजी के साथ सहित कई चर्चित लोगों के यहां पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। मंत्री सेंथिल बालाजी के साथ कथित संबंध रखने वाले विभिन्न सरकारी ठेकेदारों के आवासों और कार्यालयों में लगभग 40 स्थानों पर तमिलनाडु भर में आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी जारी की है और चेन्नई, करूर और अन्य जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। तो आयकर विभाग तमिलनाडु में 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। इनकम टैक्स के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और डीएमके पार्टी से मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, वो और कई चर्चित और लोगों के यहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मंत्री सेंथिल बालाजी के साथ कथित संबंध रखने वाले विभिन्न सरकारी ठेकेदारों के आवासों और कार्यालयों में लगभग 40 स्थानों पर ये आयकर विभाग द्वारा अधिकारियों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। तो नीरज, ये छापेमारी कार्रवाई क्या ताजा अपडेट है, आप हमें बताएं। देखिए, ये एक बड़ी कार्रवाई है और 40 से ज्यादा लोकेशन पर जो छापेमारी की कार्रवाई है वो अभी भी लगातार चल रही है। चेन्नई है, करूर है, इसके अलावा कोयम्बटूर है। वहां पर 40 से ज्यादा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो वहां पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। और सेंथिल बालाजी के ऊपर करप्शन के कई सारे मामले भी है, कई सारे आरोप भी है कि ये और इनके जो करीबी हैं वो ठेकेदारों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर इन्होंने जो पैसा है, वो काला धन है, वो कमाया है। और उसी वजह से अगर आप देखें कि कुछ दिनों पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के ऊपर भी छापेमारी की कार्रवाई की थी और सेंथिल बालाजी काफी करीबी है स्टालिन की
कई सारे आरोप बालाजी के ऊपर लगे हुए थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का जिक्र भी कर रही थी, इस बात को उठा भी रही थी कि सेंथिल बालाजी के ऊपर करप्शन के कई मामले हैं, उनको पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जो जांच चल रही है इन मामलों की, मंत्री पद के रहते हुए वो जांच निष्पक्ष रूप से संभव नहीं है। लेकिन चूंकि स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं उनके काफी करीबी हैं और उनको हटाया नहीं गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में जब सेंथिल बालाजी इसलिए गए थे कि उनके ऊपर बिजली विभाग में जो करप्शन का चार्ज लगा था, नौकरी के बदले कैश लेने के लिए उन्होंने नौकरी, कई सारे लोगों को नौकरियां दी गई, उनसे एक मोटी जो रकम है वो ली गई। तो उस चार्ज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और यहां तक कि ईडी से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इसमें मामला दर्ज कर जांच की जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के आरोप है। और आज 40 से ज्यादा लोकेशन पर जो छापेमारी है वो इनकम टैक्स कर रही है, जिसमें सेंथिल बालाजी और उनका ऑफिस परिसर, इसके अलावा उनके कई सारे करीबी हैं, कई सारे जो विधायक करीबी है जो इस पूरे करप्शन के खेल में शामिल थे, कई सारे सरकारी ठेकेदार हैं जो इस करप्शन के खेल को कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर उनके लिए जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई सारे जगहों पर छापे मारे थे और खासतौर से कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर छापे मारे थे और वहां से उनको कई सारे इनपुट मिले थे, कई सारी जानकारी मिली थी कि सेंथिल बालाजी की उसमें एक बड़ी भूमिका है, उनके करीबियों ने बड़े पैमाने पर पैसा कमाया है। यही वजह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज 40 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च कर रहे हैं। नीरज, जैसा कि हम बता रहे हैं कि मंत्री जो है सेंथिल बालाजी, उनके साथ साथ कई और चर्चित चेहरे हैं जिनके यहाँ भी छापेमारी कार्रवाई है। तो कौन कौन और लोग हैं जिनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई चल रही है? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जरूर बता रहा है कि सेंथिल जो बालाजी हैं उनके काफी करीबी जो लोग हैं उनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सूचना जो कि लीक ना हो या जो जानकारी है वो बाहर ना जाए, इस वजह से नामों का उल्लेख वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा है कि सेंथिल बालाजी के यहाँ टीम गई है, उनके ऑफिस गई है, उनके परिसर गई है, कई सारे उनके परिसर है अलग अलग जगह पर। इसके अलावा सेंथिल बालाजी से जो नजदीकी संबंध रखने वाले जो सरकारी ठेकेदार हैं, कुछ प्राइवेट ठेकेदार हैं, उनके यहाँ पर भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम है लगातार रेड कर रही है, कागजों को खंगालने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि कई सारे जो विधायक हैं, खासतौर से सेंथिल बालाजी और स्टालिन के जो करीबी हैं, उनके यहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो पहुंची है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप भी लगे थे कंस्ट्रक्शन में जिस तरीके से इन्होंने पैसा कमाया, इनके करीबियों ने और इनके जो सरकारी ठेकेदार हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा कमाया। यहाँ तक कि कई सारे डिपार्टमेंट हैं, सरकारी डिपार्टमेंट, जहाँ पर नौकरी दिए जाने के बदले भी बड़े पैमाने पर पैसा लिया गया। खासतौर से अगर हम बिजली विभाग का जिक्र करें कि वहां नौकरी देने के बदले में कैश लिया गया था और उसी करप्शन के चार्ज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और ईडी से ये कहा था कि इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जल्द से जल्द जांच की जाए। तो इनके ऊपर कई सारे आरोप हैं, कई सारे इनके ठेकेदार हैं, कई सारे जो विधायक हैं जो इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पे है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नामों का जिक्र नहीं कर रही है ताकि जो जानकारी है वो उजागर ना हो जाए, लेकिन इतना जरूर है कई चर्चित लोग हैं जिनके ऊपर छापेमारी, यानी कह सकते हैं नीरज के आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि काफी करीबी मंत्री हैं स्टालिन के, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ से कुछ तथ्य मिलता है तो निश्चित तौर पर सरकार के कई और भी लोग इस जांच के घेरे में आ सकते हैं। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्यादा जानकारी शेयर नहीं कर रही है, ताकि जानकारी अगर ज्यादा शेयर हो जाएगी तो जो और दूसरे जो आरोपी हैं उनके भागने की या बच के निकलने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि स्टालिन के बहुत करीबी हैं। तमाम चार्ज लगने के बावजूद भी स्टालिन ने उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया। अच्छा नीरज, पहले ये अक्सर हम सुनते थे, देखने में आता था कि नौकरी के बदले कैश के मामले, कि भाई इतना पैसा हो तो ये नौकरी प्राप्त करने के लिए आप एलिजिबल भी हैं, तब भी कैश देना पड़ जाता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो इस तरह के मामले अब जो है नहीं दिखाई पड़ते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर प्रहार तो हुआ है, और ये जो इस तरह की कार्रवाई है ये इसी बात को दर्शाती है कि भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार हो रहा है। देखिए, बिल्कुल करारा प्रहार हुआ है। और आप अगर देखें, ये वो नौकरियां हैं जहां पर या तो ग्रुप डी की नौकरियां होती हैं या फिर ऐसी नौकरियां होती हैं कि जो बहुत निचले स्तर की नौकरियां होती हैं। आपने देखा भी होगा कि सरकार जब मोदी सरकार केंद्र में आई तो उन्होंने सबसे पहले ये नीति भी बनाई गई थी कि जो ग्रुप डी की नौकरियां हैं उनमें जो इंटरव्यू है वो नहीं लिया जाएगा। और उसका सबसे बड़ा असर ये पड़ता था कि इंटरव्यू के समय पक्षपात होता था और किसी कैंडिडेट से पैसा लेकर
दूसरे कैंडिडेट को फेल कर दिया जाता था और जो प्रतिभावान और जो छात्र होते थे वो बेचारे नौकरी से वंचित हो जाते थे। आप अगर देखें कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे कि किस तरीके से 2005 से लेकर 2009 के बीच में जॉब फॉर लैंड का एक घोटाला हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां दी गई और उनकी एवज में उनके परिवार के लोगों की जो जमीन है वो अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखवा ली गई। इसी तरह का ये मामला तमिलनाडु में भी सामने आया है, जब बिजली विभाग में नौकरियां दी गई और उसके बदले कैश दिया गया। तो निश्चित तौर पर ये करप्शन का एक बड़ा मामला है और मोदी सरकार ने सबसे पहले इसी पर प्रहार किया था कि जो इंटरव्यू होते थे जो छोटी नौकरियों में, ग्रुप डी की नौकरियों में, उनको समाप्त किया ताकि भाई भतीजावाद ना हो सके और जो नंबरों से जो विद्यार्थी या जो परीक्षा में जो बैठ रहा है व्यक्ति वो अगर अच्छे नंबर लेके आएगा तो प्रतिभा के दम पर उसको नौकरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ये जानती थी कि ये एक बड़ा खेल है और जिसकी वजह से जो प्रतिभावान छात्र हैं वो नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। यही वजह है मोदी सरकार ने इसके खिलाफ एक कड़ा जो कदम है वो उठाया, लेकिन अभी भी कई सारे स्टेटों में इस तरह के मामले चल रहे हैं। तमिलनाडु में आपने देखा है और किस तरीके से लालू यादव जब रेल मंत्री थे उस समय ये मामला निकलकर सामने आया। तो हम कह सकते हैं कि सरकार न केवल खुद ऐसे कदम उठा रही है बल्कि जिन लोगों ने इस तरह के घोटाले किए उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम सरकार उठा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये इनपुट साझा करने के लिए। तो तमिलनाडु में आयकर विभाग की ये छापेमारी कार्रवाई जारी है, आगे भी इस पर अपडेट्स लेंगे। फिलहाल धन्यवाद। और अब रुख करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति कल रांची के राजभवन में झारखंड सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुई और संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड का कोना कोना महान विभूतियों की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और अल्बर्टा एक्का जैसे अनेक वीरों की गाथाओं से यहाँ का गौरवशाली इतिहास परिपूर्ण है। इससे पहले राष्ट्रपति ने रांची के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल हुई और सफल छात्रों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग सामाजिक न्याय के साधन के रूप में किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं में समाज और राष्ट्र को बदलने की अपार क्षमता मौजूद है। उन्होंने कहा कि एक जागरूक और विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे युवा बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम युवाओं को सही दिशा दिखाएं और उन्हें देश और समाज की प्रगति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। और आने वाले रविवार यानी कि 28 मई को देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा जब देश के नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित भी करेंगे। सेंगोल भारतीय सभ्यता के मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उन श्रमिकों का भी खास तौर पर सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपने श्रम से भारत के लोकतंत्र के इस नए मंदिर को बेहद कम समय में भव्य रूप देकर तैयार किया है। और केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी भव्य आयोजन की तैयारी में है। बीजेपी की तरफ से कई रैलियों का आयोजन होगा तो देश भर में 1 महीने का विशेष संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। सरकार के 9 साल पूरे होने पर 31 मई को बड़ी रैली की योजना है और इसके साथ ही बीजेपी विशेष संपर्क अभियान का शुभारंभ भी करेगी। 31 मई से शुरू होने वाला बीजेपी का ये विशेष संपर्क अभियान 30 जून तक चल सकता है। इस दौरान जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अभियान का उद्देश्य है मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना। इस दौरान देश भर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता 50 से ज्यादा रैलियां कर सकते हैं। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है ये 30 दिनों का, जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता जन जन में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो लोगों के लिए काम किए गए हैं बीजेपी द्वारा, जो सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाएंगे और ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरह से ये सरकार आपके लिए, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सोचती है।
सहला, निश्चित तौर पर चूंकि एक बहुत बड़ा मौका है जब मोदी सरकार 9 साल पूरे कर रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक कार्य योजना बनाई है जिसका औपचारिक तौर पर ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा कि देश भर में कितनी जनसभाएं होनी है। और कहा जा रहा है कि अजमेर से उसकी शुरुआत होगी राजस्थान के, और उसके बाद देश भर में हम देखेंगे कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के दौरे होंगे। राज्य स्तर पर प्रदेश अध्यक्षों को यह बता दिया गया है कि वो अपनी तैयारी पूरी रखें, जो उन्हें जनता से संपर्क के जो तमाम कार्यक्रम की शुरुआत करनी है, संगठन के लोगों को की सक्रियता और बढ़ानी है जिससे कि मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जोर शोर से जनता के बीच ले जाया जाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब योजनाओं के बारे में जनता ज़्यादा से ज़्यादा जानती है तब उसका लाभ, अधिकतम लाभ लेने की स्थिति में होती है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी संगठन उस काम को हम देखते हैं कि करता रहा है, और अब जब एक अहम मौका है मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का, तो निश्चित तौर पर एक व्यापक कार्य योजना के साथ 1 महीने का कार्यक्रम बनाया गया है और जिसकी घोषणा की जाएगी, जिसमें हम व्यापक जनसंपर्क अभियान देखेंगे, एक तरह से देखें जनसभाएं देखेंगे। और उन जनसभाओं को दरअसल आगे, चूंकि 2024 अब बहुत दूर नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि एक तरह से उसकी जनसभाओं की एक औपचारिक शुरुआत भी होगी 2024 से पहले। बीजेपी जो तैयारी करती है जनता से संपर्क के कार्यक्रम की, वो शुरुआत भी होगी। तो एक व्यापक कार्यक्रम की तैयारी रूपरेखा बनाई गई है और निश्चित तौर पर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी जनता के बीच विशेष संपर्क अभियान चलाने में, चूंकि मौका बहुत अहम है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल। और शैलेंद्र, हमने देखा कि इन 9 सालों के दौरान, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की हम बात करें या फिर युवाओं के उत्थान की बात करें, युवाओं में जो एक आत्मनिर्भरता की भावना है उसे पैदा करने में काफ़ी बल दिया गया। उन्हें जॉब मांगने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनाने की सोच उनमें डाली गई। साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो प्रयास किए गए हैं, बहुत सराहनीय प्रयास रहे हैं। चला, देखिए, अलग अलग वर्गों के लिए योजनाओं पर काम किया गया है। फोकस सबसे ज़्यादा इस बात पर रहा है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको उत्थान के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए। और महिला उत्थान और सशक्तिकरण के लिए हमने देखा है कि तमाम योजनाओं के जरिए आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हमने देखा कि नौकरियों में भागीदारी ज़्यादा हो, न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि तमाम जो संगठित क्षेत्र की जो नौकरियां हैं उसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, और उसमें जो मैटर्निटी लीव है उसे बढ़ाया गया जिससे कि उन्हें नौकरियां ना छोड़नी पड़े। मातृत्व अवकाश से बोलते हैं, उसको बढ़ाया गया और हमने देखा कि उसके बाद एक बहुत सहूलियत हुई है महिलाओं को और उन्हें नौकरियां छोड़नी नहीं पड़ती है। तो ये एक सशक्तिकरण का उदाहरण है। दूसरी बात है प्रधानमंत्री आवास योजना, वो महिलाओं के नाम आवास आवंटित किए जाते हैं जिससे महिलाओं की भूमिका, सशक्तिकरण घरों में बढ़ता है, और वो एक हम योजना देखते हैं। उज्ज्वला योजना हम सब जानते हैं, धुएं से आज़ादी मिली है। इसके साथ साथ स्वरोजगार में हम देख रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को एक तरह से आय के साधन हो, उस तरफ काम किया गया है। बेटियों को पढ़ाने पर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तरह से जो अभियान है वो हमने देखा कि कितना उसके फायदे हुए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि व्यापक स्तर पर महिला सशक्तिकरण पर काम हुआ है और उसके नतीजे अब दिखने लगे हैं जब हम देखते हैं कि नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, पढ़ाई लिखाई में लड़कियों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन की तो हम चर्चा हमेशा करते ही हैं। खेलों में आप देखिए कि किस तरह से प्रोत्साहन दिया गया है, और सशक्तिकरण में ग्रामीण स्तर पर हमने देखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए, तमाम बैंकों की योजनाओं के जरिए उन्हें मजबूत आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य और शिक्षा, इसे लेकर भी काफी प्रयास किए गए हैं। स्वास्थ्य की दिशा में तो प्रयास ऐसे हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है, चाहे वो कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो या फिर उसके अलावा भी जो आखिरी पायदान पर खड़े लोग हैं उनको किस तरह से स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए, उसके लिए जो मोदी सरकार के जो प्रयास हैं वो सच में सराहनीय प्रयास। ये देखिए 3-4 स्तर पर काम हुआ है स्वास्थ्य में। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना आयुष्मान भारत लागू की गई। 5 लाख तक मुफ्त बीमा, स्वास्थ्य बीमा लोगों को दिया गया है। 50 करोड़ लोगों को जो गरीब हैं, उससे जो एक आर्थिक बोझ जो नहीं सह पाते थे वो वर्ग, उससे फायदा हुआ है। दूसरी बात है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेहतर हो, गाँव में स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, जिला स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हों, उस पर काम किया गया है। तीसरी बात है कि दवाएं सस्ती मिले। हमने देखा कि जेनरिक दवाओं की
एक तरह से तमाम दुकानें खोली गई हैं, प्रोत्साहन दिया गया है, डॉक्टरों से अपील की गई है कि वो जेनरिक दवाएं लिखें, जिससे दवाओं का बोझ, आर्थिक बोझ कम से कम लोगों को उठाना पड़े। और तमाम हम देख रहे हैं कि जेनरिक दवाएं अब उसके स्टोर मिलते हैं, तो लोगों को ऊपर आर्थिक बोझ कम हुआ है। चौथी बात हम ये देखते हैं, मेडिकल एजुकेशन में क्रांति लाई गई है। हर जिले में या 3 लोकसभा में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का जो लक्ष्य है, उस पर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। तो उससे हो क्या रहा है कि MBBS की और बाकी जो कोर्स हैं जी, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो हम देख रहे हैं कि अवसर मिल रहा है छात्र छात्राओं को, ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, ज़्यादा नर्सेज होंगी। हाल ही में नर्सिंग कॉलेज को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का, तो नर्सों की जो कमी है वो पूरी होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और मानव संसाधन की उपलब्धता को बेहतर करने का काम किया जाए। बिल्कुल, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर आवास हो, भोजन हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी सरकार के इन 9 सालों में आमजन के लिए बनाई गई और आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। अब उन योजनाओं के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने की दृष्टि से ये जो 30 दिनों का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये इनपुट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। आप देखते रहिए DT न्यूज। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में जारी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक का आज दूसरा दिन है। कल बैठक के लिए विचार विमर्श के हिस्से के रूप में लिंग और भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा हुई। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने चर्चा में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक अच्छी सरकार की परिभाषा उसके द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों से निर्धारित होती है। लेखी ने जनधन खाता, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, DBT के साथ साथ महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में खुशहाल स्वयं सहायता समूह की रजनी रावत ने उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों की सफलता से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। G20 देशों के विदेशी प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि महिलाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। आयोजन के दौरान भ्रष्टाचार को रोकने और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर लघु फिल्में भी दिखाई गईं। तो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। करप्शन को रोकने में भारत के प्रयासों को पूरी दुनिया किस तरह से देख रही है, इन विषयों पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने मीनाक्षी लेखी के साथ खास बातचीत की। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, करप्शन को लेके एक बड़ी चिंता है पूरी दुनिया में और यहाँ समिट भी हो रहा है, वर्किंग ग्रुप की बैठक भी हो रही है। कैसे देखती हैं, कितनी बड़ी चुनौती है पूरी दुनिया के लिए? G20 देशों का समूह ऐसा है जो कि 85% दुनिया भर की GDP कंट्रोल करता है और आज G20 के इवेंट के अंदर महिलाओं का और भ्रष्टाचार के बीच जो रिश्ता है उसको जांचने की प्रयास किया गया, क्योंकि महिलाएं सबसे अधिक भ्रष्टाचार से प्रभावित होती है। तो चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम है, पढ़ाई लिखाई है, बच्चों की दवा है, भोजन है, ये इन तरीके की जो बेसिक चीज़ें, सफाई है, सैनिटेशन है,
वो सब चीज़ों का प्रभाव महिलाओं के ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। ये एक बड़ा कह सकते हैं बड़ा सवाल भी है, क्योंकि ये भी देखने को आता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा लेके विदेशों में चले जाते हैं और उनको वापस लाना एक बड़ी कड़ी प्रक्रिया है। तो अगर सहमति बनेगी तो बड़ी आसानी रहेगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो प्रक्रिया में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों के ऊपर सही मायने में काम होना चाहिए, क्योंकि इस विषय को लेकर सब लोग, सारी G20 के जितने देश हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में सब लोग हैं और सब लोग दुनिया के सिस्टम को साफ करना चाहते हैं। जब आप देख रही हैं कि G20 की बैठकें चल रही हैं एंटी करप्शन को लेकर, पहले भी वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, सेकंड बैठक ये हुई है, तो किस तरह की सहमति या किस तरह के विचार निकल कर आ रहे हैं जो G20 के देश आ रहे हैं करप्शन, एंटी करप्शन को लेकर? देखिए, वो विचार भी तकरीबन सबके एक ही समान आ रहे हैं और बहुत सारी कोहेशन है लोगों के बीच में विचारों को लेकर, और जेंडर और करप्शन को लेकर तो पूरी चारों तरफ सहमति दिखाई देती है कि सबसे अधिक जो है भ्रष्टाचार का असर महिलाओं पे पड़ता है और उनको भोजन, स्वास्थ्य, सफाई, शौचालय, ऐसी चीज़ों पर असर जब पड़ने लगता है तो वो हमारे यहाँ जो अंत्योदय वाली बात है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति कोई और नहीं, महिला ही है। तो जो अंतिम महिला खड़ी है पंक्ति में, उसको बच्चों की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है और सही संस्कार देने का काम जिम्मा भी उसी का है। तो वो इन सब दुविधाओं से निकलेगी कैसे जब तक हम उसको सशक्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार जिस करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, किस तरह की सहमति या किस तरह की बातें हैं जो दूसरे देशों के लोग करते हैं कि इंडिया के अंदर करप्शन के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है? देखिए, दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। पहली बात तो जो मुहिम भारत ने चलाई पिछले 9 सालों में भ्रष्टाचार हटाने के लिए, उससे लोगों को अवगत कराना भी आवश्यक है, क्योंकि उन सब के पास हमने कितने प्रयास किए हैं और वो राजनीति को सुधारने का हमने कितना बड़ा काम किया है, वो शायद अभी तक पूरी देश दुनिया में संदेश जो है वो भी पहुंचाना जो है वो हम सबका कार्य है। और G20 के इस इवेंट के माध्यम से वो एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया में जाएगा। तो ये थी हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी, जो बता रही थी कि करप्शन के खिलाफ किस तरीके की मुहिम भारत सरकार लगातार चला रहा है और G20 के जो देश हैं वो भी भारत की इस मुहिम में कहीं ना कहीं समर्थन देते प्रतीत हो रहे हैं। कैमरामैन SP दुबे के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, उत्तराखंड। और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज दिल्ली में इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पादों के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। सम्मेलन के हिस्से के रूप में डॉक्टर मांडविया राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 और चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का भी शुभारंभ करेंगे। वो असिस्टेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज AMD-CF नाम की एक नई योजना भी लॉन्च करेंगे। इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण समूहों में सामान्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना या फिर स्थापित करना और चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करना या स्थापित करना है। फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योगों के 100 से अधिक CEOs 2 दिनों के दौरान कई विषयगत सत्रों में भाग लेंगे, जिससे इस आयोजन में विश्व भर से सहभागिता होगी। 2 दिवसीय सम्मेलन में फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के 700 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। डॉक्टर मांडविया ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, जिसे सही मायने में विश्व की फार्मेसी कहा जाता है, आने वाले वर्षों में घरेलू जरूरतों और वैश्विक जरूरतों दोनों के लिए अधिक योगदान देगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी है। और सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन बेंच के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई होगी।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते जा रहे हैं। अब भ्रष्टाचार को मिटाने के सबूत भी सामने आने लगे हैं। इस बारे में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से बात की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। आम आदमी पार्टी ने अपने करप्शन के खेल को बचाने के लिए दिल्ली सचिवालय से फाइलें गायब की थी। अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मीनाक्षी लेखी जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, कैसे कहेंगी? पहले तो कह रहे थे कि हमने कोई करप्शन नहीं किया, अब फाइलें चोरी हो रही हैं, सीसीटीवी भी सामने आ गई है। देखिए, भ्रष्टाचार की जिसको अति कहते हैं ना, वो सामने आई है। और मैं तो कहूँगी चोरी और सीना चोरी, कि एक तरफ चोरी करो, फिर सबूत मिटाने की कोशिश करो, फिर जो अफसर उसको तहकीकात कर रहा है उसको हटाने की कोशिश करो, और जब वो चीज़ें में नाकामयाब रहो तो उसको टेम्परेरी हटा के ताला लगा के उसके दफ्तर पर फाइल चुराने का काम करो। अब हैरानी की बात यह है कि अभी जो तहकीकात में चीज़ें सामने आई, सीसीटीवी की फुटेज है, लोग फाइल निकाल कर उस दफ्तर से भाग रहे हैं। तो एक्साइज घोटाले की फाइलें, शीश महल घोटाले की फाइलें, क्या क्या कागज़ निकाले हैं, और ऊपर से जो अफसर सही काम कर रहे हैं उनको धमकी देने का काम और उनके ऊपर झूठा केस बनाने का काम कि उन अफसरों ने इनको धमकी दी है। अब मुझे लगता है कि जो प्रूफ सामने आए हैं, पासा ऐसे लोगों के सिर पर उल्टा पलटना चाहिए, क्योंकि प्रूफ है। जो लोग भागे हैं, जिनको ये काम दिया गया कागज़ चुराने का, वो भी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे, और उसकी अपने आप में एक अलग क्रिमिनल केस बनता है, क्योंकि कोई भी सरकारी कागज़ को अनियमित ढंग से हटाना, निकालना या चुराना तो अपराध है ही। अच्छा, केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि हमने कोई कागज़ नहीं चुराया और उसकी जांच भी हो जानी चाहिए, लेकिन अब सीसीटीवी ये बता रहा है कि वो झूठ बोल रहे थे और मतलब तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले इन लोगों ने फ़ोन डिस्ट्रॉय किए, कागज़ डिस्ट्रॉय किए, हवाला ट्रांजैक्शंस की, और इन्हें लगा कि ये बहुत चतुर है और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। मगर कोई भी व्यक्ति इतना नृशंस होकर जब काम करता है तो वो नृशंसता की जो पदचिन्ह है छोड़ के ही जाता है। तो नृशंसता के पदचिन्ह हल्के गहरे जैसे भी हैं वो लगातार मिलते रहेंगे और वो खोज भी जारी रहेगी। तो ये फाइलें मतलब वहाँ से हटाने का मंशा क्या थी? क्या मतलब प्रूफ हटाना, पता करना कि सरकार के पास क्या क्या इनके खिलाफ दस्तावेज हैं और उनको ही गायब कर दो, ताकि कोर्ट कचहरी में केस प्रूफ करने में दिक्कत आए। तो ये थी हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी, जो बता रही थी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी पहले तो ये कह रही थी कि उन्होंने करप्शन नहीं किया, फाइलें बाकायदा गायब हुई, और अब सीसीटीवी सामने आई है कि उन फाइलों को सचिवालय से ले जाया गया। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, उत्तराखंड। और दिल्ली की एक अदालत कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सांसद के रूप में अयोग्य होने पर अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर करने के बाद उन्हें साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दीवानी मुकदमे की वैधता के संबंध में वाराणसी न्यायालय के आदेश और ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के संबंध में दायर याचिकाओं के कुछ मुद्दों पर सुनवाई करने वाला है। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने 22 से 25 मई तक राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 का युद्धाभ्यास किया। सुदर्शन शक्ति 2023 को नेटवर्क केंद्रित वातावरण में ऑपरेशनल योजनाओं को संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस दौरान कम्बैट पावर, कम्बैट सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट का अभ्यास किया गया। मल्टीप्लायरों का एकीकृत उपयोग जैसे विशेष बलों, ड्रोन, टी-30 ड्रोन और लॉटर गोला बारूद के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक के युद्ध के प्रमुख पहलुओं को कवर करने वाली हाई तकनीकों को सक्रिय रूप से शामिल कर इस अभ्यास के दायरे और उद्देश्य को पूरा किया गया। उच्च तापमान के बावजूद भाग लेने वाले सैनिकों ने अनुकरणीय प्रशिक्षण मानकों और उच्च मनोबल का प्रदर्शन किया।
देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब देश की बेटियां आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी बेटियां हैं जो न केवल स्वयं आत्मनिर्भर हैं बल्कि अपने प्रयासों से अन्य बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। और इन्हीं बेटियों में से एक हैं जिला सिरमौर के पावटा साहिब की डॉक्टर हरलीन कौर, जो अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा बनी हैं। देश और प्रदेश में कई ऐसी बेटियां हैं जिनसे प्रेरणा लेकर अन्य बेटियां भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रदेश के सिरमौर जिला के पावटा साहिब की डॉक्टर हरलीन कौर भी उन्हीं बेटियों में से एक है जो जिला सिरमौर का नाम देश भर में रोशन कर अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। पावटा साहिब की डॉक्टर हरलीन कौर कई राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी है। टैरो कार्ड रीडर और हीलिंग थेरेपी में माहिर हरलीन कौर महिलाओं व युवाओं को बेकरी व केक बनाने की भी ट्रेनिंग देती है, जिससे कई युवा महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी है। मेरी क्लासेस चलती है मेडिटेशन की, ध्यान की, हीलिंग के ऊपर, उसके ऊपर बहुत पूरे इंडिया से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और अभी करीब मैं 25-30,000 स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ। हमारी 200 स्टूडेंट्स की अभी लाइव जोन चल रहा है आजकल, जिसमें हम मेडिटेशन कर रहे हैं। 7 डेज का मेडिटेशन चल रहा है। 250 स्टूडेंट्स हैं उसमें जोन क्लास में। डॉक्टर हरलीन को साल 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर होम बेकर ट्रेनर और केक एंड बेकरी ट्रेनर का पुरस्कार मिला है। साथ ही उन्हें सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2002 में उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की, जिसके जरिए महिलाओं को कैंडल बनाना, हैंडमेड ज्वेलरी और वेस्ट मटेरियल से कई अच्छे उत्पाद बनाना सिखाया और कई महिलाओं व युवाओं को केक, टॉफी और चॉकलेट बनाने का प्रशिक्षण दिया है, जिससे खासकर महिलाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुझे केक का शौक था। मैंने डॉक्टर हरलीन से कांटेक्ट किया। एक्चुअली मैंने उनका फेसबुक पे देखा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया केक बेकिंग वगैरह। तो इनके पास आई तो बहुत अच्छा इन्होंने मुझे सिखाया। ये मेरी हॉबी है केक सीखना। मेरे को चाहिए था कुछ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ, कुकिंग करूँ, क्योंकि घर पे मम्मा कहती है कि कुछ बना ले, तो इसलिए फिर मेरे को इंटरेस्ट आया कि मैं केक सीखूं। बेकिंग मेरी हॉबी थी और मैंने सोचा था कि होटल मैनेजमेंट को मैं एज अ करियर चूज़ करूँगा, पर जब मैं केक बनाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि उसमें कोई कमी है या फिर कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग है। तो जब मैंने प्रोफेशनली सीखा मैम से तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया और एक पता लगा कि प्रोफेशनल केक कैसे बनते हैं और टेस्ट का पता लगा कि प्रोफेशनली केक का टेस्ट कैसा होता है, और मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया हमें। निश्चित तौर पर डॉक्टर हरलीन कौर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो समाज की अन्य महिलाओं का भी भविष्य संवार रही है। डीडी न्यूज के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब तबके के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना से हजारों गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश सहित प्रदेश में करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, जिसके चलते गरीब परिवारों को भूखे पेट सोना नहीं पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र में भी लोगों को केंद्र सरकार की इस योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। चुराह विधानसभा क्षेत्र की भावला पंचायत के लोगों ने मुफ्त में राशन मिलने से केंद्र सरकार का आभार जताया है। लाभार्थियों ने बताया कि वे पिछले 1.5 वर्ष से इस योजना का लाभ ले रहे हैं और केंद्र सरकार की ये योजना आगे भी चलती रहनी चाहिए। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो हमें राशन मिल रहा है उसके लिए हम केंद्र सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गरीब कल्याण
अन्न योजना के तहत जो गरीबों को राशन मिल रहा है उससे कई लोगों को लाभ मिल रहा है। गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत जो हमें राशन मिल रहा है, ये केंद्र सरकार की अच्छी योजना है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हिमाचल प्रदेश के हजारों गरीब मुफ्त में राशन लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए डलहौजी से मंजूर मोहम्मद की रिपोर्ट। और दिल्ली में लंबे समय तक लू का सामना करने के बाद आखिरकार मौसम में बदलाव देखा गया। शाम में शहर के कुछ एक हिस्सों में बारिश हुई और तेज हवाएं चली। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से अगले कुछ दिनों तक दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों के सहित उत्तर पश्चिम भारत में रुक रुक कर बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनसीआर क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई। बारिश और तेज धूल भरी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित रहा। अगले 2 से 3 दिनों तक राजधानी में यही स्थिति बनी रहने का अनुमान है। और अब रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को करीब 1 साल का समय बीत चुका है और इस बीच अमेरिका के एक टॉप जनरल का दावा है, एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी जनरल ने अपने एक बयान में कहा है कि वो रूसी क्षेत्र के अंदर हमले करने के लिए अमेरिका द्वारा प्रदान किए गए सैन्य उपकरणों का उपयोग ना करें। ये बयान रूस द्वारा यूक्रेनी समर्थक मिलिशिया पर अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों का उपयोग करने का आरोप लगाने के बाद सामने आया है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष आर्मी जनरल मार्क मिले ने कहा है कि उनका कार्यालय इस सप्ताह के शुरू में बेलगोरोद के रूसी सीमा क्षेत्र पर हमले में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए वाहनों को दिखाने वाली तस्वीरों की जांच कर रहा है। और ऋण डिफॉल्ट के जोखिम को दूर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी और उनके वार्ताकार एक समझौते पर पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों पक्षों की ओर से बातचीत को बेहद फलदायी बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। रिपब्लिकन वार्ताकारों ने गैर रक्षा खर्च में कटौती करते हुए सैन्य खर्च बढ़ाने की योजना का समर्थन किया है। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अभी भी इस बात से असहमत हैं कि कटौती कहां होनी चाहिए। वॉशिंगटन के एक संघीय न्यायाधीश ने देशद्रोही साजिश और यूएस से संबंधित अन्य अपराधों के लिए ओथ कीपर्स के संस्थापक स्टीवर्ट रोड्स को 18 साल की जेल और केली मेग्स को 12 साल की जेल की सजा सुनाई है। कैपिटल दंगाई को दी गई सजा में ये अब तक की सबसे लंबी सजा है। अपनी सजा सुनाए जाने से ठीक पहले कोर्ट रूम में एक राजनीतिक रूप से आवेशित भाषण में रोड्स ने खुद को राजनीतिक कैदी कहा और कहा कि जब उन्होंने इस सप्ताह के शुरू में समर्थकों के साथ एक फोन कॉल में सत्ता परिवर्तन के बारे में बात की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने उन दावों को खारिज कर दिया और रोड्स की हिंसक बयानबाजी के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसमें यूएस हाउस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी को फांसी देने की धमकी दी गई थी। इस बीच रोड्स और मेग्स को 6 जनवरी 2021 को दंगों से संबंधित उच्चतम प्रोफाइल परीक्षणों में से एक में एक आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने और दस्तावेजों या फिर कार्रवाई के साथ छेड़छाड़ करने का भी दोषी ठहराया गया। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपलोड किए गए वीडियो पर फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसैंटिस का मजाक उड़ाया है। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके पोलिंग नंबरों का भी मजाक उड़ाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स ने उसे बड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत सारे रिपब्लिकन गवर्नरों ने शानदार काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के भीतर रॉन की दावेदारी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी वो चुनौती पेश कर सकते हैं। फ्लोरिडा रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डेसेंटिस आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल हो गए हैं। 2024 में होने वाले चुनाव के लिए गवर्नर रॉन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय चुनाव अधिकारियों के सामने अपनी दावेदारी पेश की है।
ईरान ने लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ईरान द्वारा किए गए परीक्षण को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। तीन यूरोपीय अधिकारियों ने कहा है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान ने परमाणु हथियार के लिए इष्टतम स्तर तक यूरेनियम को समृद्ध किया तो वो तेहरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की वापसी शुरू कर देंगे। पिछले साल देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा भेजे गए एक पहले से अप्रमाणित पत्र में दी गई धमकी पश्चिमी आशंकाओं को रेखांकित करती है कि ईरान 90% शुद्धता के बम ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों द्वारा हवाई हमलों से बचाने के लिए गहरी भूमिगत निर्मित ईरान परमाणु सुविधा में 83.7% शुद्धता के यूरेनियम कणों की खोज के बाद से फरवरी से चिंताएं तेज हो गई हैं। और अब खबर देखते हैं खेल की। पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन की झांग यी को कड़े संघर्ष में हराने में सफलता पाई। सिंधु ने मुकाबले को 3 गेम में 21-16, 13-21, 22-20 से अपने नाम कर अंतिम 4 में प्रवेश किया। इस मुकाबले को जीतने में सिंधु को 1 घंटे से अधिक का समय लगा। पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। प्रणॉय ने 3 गेम तक चले मुकाबले में जापान के केंटा निशिमोटा को हराने में सफलता पाई। भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले को 25-23, 18-21, 21-13 से अपने नाम किया। किदाम्बी श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। श्रीकांत को इंडोनेशिया के क्रिस्टियन एडिनाटा के खिलाफ 16-21, 21-16, 21-11 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता गौरव से। गौरव, कैसे देखते हैं इस पूरे खेल को? तो आपको बता दें कि पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। प्रणॉय ने 3 गेम तक चले मुकाबले में जापान के केंटा निशिमोटा को हराने में सफलता पाई है। भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले को 25-23, 18-21, 21-13 से अपने नाम किया है। तो बड़ी जीत कह सकते हैं इसे पुरुष एकल में, जिस तरह से एचएस प्रणॉय ने सेमीफाइनल में स्थान बनाया है। मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में स्थान बनाया है। क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने केंटा निशिमोटा को हराया है। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। गौरव, तो गौरव से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एचएस प्रणॉय की इस विजय के बारे में। तो आपको बता दें पुरुष एकल में जिस तरह से एचएस प्रणॉय ने सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया है वो सराहनीय प्रयास है। प्रणॉय ने 3 गेम तक चले मुकाबले में जापान के केंटा निशिमोटा को हराने में सफलता पाई। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो गई है। इन खेलों में आज तैराकी और निशानेबाजी में पदक दांव पर होंगे। तैराकी की स्पर्धा का आयोजन जहां गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है, वहीं निशानेबाजी का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। इसके अलावा आज टेबल टेनिस, मल्लखंब, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, कुश्ती और कबड्डी की भी स्पर्धाएं आज आयोजित की जाएंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ
डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में सिर्फ। और हम बात कर रहे थे पुरुष एकल में जिस तरह से एचएस प्रणॉय ने सेमीफाइनल में स्थान बनाया है, एक गौरव का समय है, खुशी का पल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मुकेश शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया, और देखिए हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल शैला, अगर देखिए पीवी सिंधु का अब तक का करियर आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियन हैं, और फिर एक बार उन्होंने इतिहास रच के दिखाया कि कितना पोटेंशियल है और किस तरह से किस जज्बे के साथ खेलती हैं। कई इंटरव्यूज जब हमने उनके किए तो वो अपनी फिटनेस को लेकर के बहुत ही जो है वो एकाग्र रहती हैं कि फिटनेस पे उनका ज्यादा फोकस रहता है। उनके कोच पुल्लेला गोपीचंद ने एक बार बताया था कि जब उनको ओलंपिक्स में खेलना था तो 3 साल तक उन्होंने आइसक्रीम नहीं खाई थी। यानी इतना डिटर्मिनेशन खिलाड़ी के अंदर होना, इतना जज्बा होना, और अपनी चीजों को जो उनकी फेवरेट्स होते हैं उनको भी कई बार उनको दरकिनार करके आगे बढ़ना पड़ता है, खेलना पड़ता है, तभी वो नेशंस के लिए इतना प्राइड मोमेंट जो है वो हासिल कर पाते हैं। और ऐसे ही एचएस प्रणॉय रहे, चाहे आप और प्लेयर्स को देखें, चिराग शेट्टी को देखें, सात्विक साईराज को देखें, ये इसी पोटेंशियल के साथ खेलते हैं तमाम खिलाड़ी और निकल करके सामने आ रहे हैं। पीवी सिंधु एक आइकन है। इससे पहले साइना नेहवाल हमारे साथ जब वो खेला करती थी उस दौर में उनका जो डिटर्मिनेशन था वो किसी से नहीं छुपा। तो काफी ज्यादा इनको टाइम देना पड़ता है, काफी ज्यादा एक्टिवेशंस होते हैं। एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए शैला आपको बहुत सारी चीजों से नाता जो है वो तोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। आसान नहीं होता है खिलाड़ी के लिए, कितना घंटे उनका प्रैक्टिस सेशन होता है, कितने सारे इवेंट्स होते हैं जो वो पर्सनल भी छोड़ते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके इवेंट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी के साथ वो आगे धीरे धीरे खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं और लगातार खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए पीवी सिंधु के लिए जो ये उपलब्धि है, एक और बड़ी उपलब्धि हो जाती है। काफी टाइम से वो एक मेडल की तलाश में भी थी, उनसे उम्मीद भी थी क्योंकि 2024 पेरिस ओलंपिक सर पे ही खड़ा है। तो ऐसे में ये जीत उनके लिए निश्चित तौर पर बड़ा मोमेंटम होगा, मोटिवेशन होगा और उनको आगे के लिए इंस्पायर करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से मुकेश पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में स्थान बनाया है, एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने चीन की झांग यी को हराया है। अगर इस गेम की बात की जाए तो कितना कठिन था ये गेम पीवी सिंधु के लिए, और कैसे अपने कॉम्पिटिटर से को वो किस तरह से आंकती थी? नहीं, आजकल आप देखिए जैसे चाइनीज हो गए या कोरियंस हो गए, हमारे लिए हमने उन पर पूरा वर्कआउट किया हुआ है। पहले बड़ा मुश्किल होता था चाइनीज, कोरियन, जापानीज को हराना, बट आज के टाइम पे आप देखिए कॉमनवेल्थ में जब ये खेल रहे थे तो इन्होंने जो चाइनीज किला था उनको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया था, या ओलंपिक्स में खेल रहे थे तो अब इन्होंने पूरा वर्कआउट किया है किस तरह से उनके साथ खेलना है, किस तरह से उनके साथ स्ट्रैटेजी बनानी है। एक पूरा का पूरा टीम वर्क हो चुका है और उसके तरह से काम करते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, किस तरह से वो रैली बनाते हैं, कहाँ ड्रॉप शॉट खेलना है, कहाँ फोरहैंड लगाना है, कहाँ बैकहैंड लगाना है। तो ये तमाम चीजें हैं
और पीवी सिंधु के लिए कोई मुश्किल नहीं है ऐसे कॉम्पिटिटर्स को हराना या उनसे बैटल करना, क्योंकि वो एक मजबूत खिलाड़ी हैं, काफी शानदार तरीके से खेलती हैं। जब वो खेलती हैं उनका डिटर्मिनेशन आप देखेंगे एरेना के अंदर इतना फ्लोइश होता है, इतना शानदार तरीके से होता है कि कोई शिकन नहीं है। वो किसी भी खिलाड़ी को अपने से ऊपर नहीं समझती हैं, एक कॉम्पिटिटर के तौर पे लेती हैं और अपना बेस्ट देती हैं, और उनका ये बेस्ट जो था आज उनके लिए एक अच्छा मुकाम है। उम्मीद करेंगे कि वो मलेशिया मास्टर्स में इस तरह से ही आगे अपनी जीत के सिलसिले को कायम रखें। बिल्कुल यही उम्मीद कि आगे भी वो अपने जीत के सिलसिले को कायम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और गर्मियों के मौसम की हम बात कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम में अधिक तापमान होता है और गर्म हवा का प्रकोप रहता है, तो ऐसे में लू लगने का खतरा भी अधिक हो जाता है। तो आपको बताते हैं कि हीट स्ट्रोक से आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम यानी अधिक तापमान, तेज धूप, पसीना और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा। दिन भर अधिक गर्मी में रहना पड़े तो ऊर्जा बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इस गर्मी के मौसम में लू लगना या हीट इलनेस बहुत कॉमन है। माइल्ड केसेस में हीट क्रैम्प्स का होना, जिसमें कि मसल्स में, मांसपेशियों में ऐंठन का होना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना या जी मिचलाना, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। हीट एग्जॉशन में सिर में दर्द होना, घबराहट होना, हल्का बुखार आना, चक्कर आना या गफलत में जाने जैसे लक्षण होते हैं। और इसके बाद एक स्टेज आती है हीट स्ट्रोक, जिसमें कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कार्य करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो शरीर का स्किन है वो एकदम सूखी और लाल हो जाएगी और शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा। गर्मियों में सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। लापरवाही करने पर बीमार होने का खतरा रहता है। यदि किसी को हीट इलनेस हो जाता है तो आवश्यक है कि हम ऐसे व्यक्ति को तुरंत ठंडे स्थान पर ले जाएं, उसको पानी पिलाएं, ठंडा तरल पदार्थ पिलाएं और ज़रूरी हो तो उसको मैकेनिकली ठंडक पहुंचाएं, जिसमें कि उसके ऊपर पानी का डालना, ठंडे पानी को डालना, पंखे को चलाना, एसी को ऑन करना। और यदि इसके बाद भी व्यक्ति की हालत नहीं सुधर रही है तो तुरंत हमें नियरेस्ट मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे अधिक गर्मी में दिन भर ऊर्जा और स्फूर्ति बनाए रखना संभव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।